Very good afternoon, dear students. Last lecture we studied about the component of the brick and their functions. Today we discuss about the manufacturing of bricks. आज हम brick के manufacturing के बारे में study करेंगे. तो जो process होती है manufacturing of bricks हम उसको देखते हैं. One second. It is carried out in 4 steps. जनरली जो brick की manufacturing process है उसमें 4 steps होती हैं उसकी. First is preparation of clay. सेकेंड इज मोल्डिंग, थर्ड ड्राइंग एंड लास्ट इज बर्निंग. फर्स्ट प्रोसेस जो होती है हमारी होती है वो प्रिपरेशन ऑफ क्ले. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं हम इसे. दिस इज डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक. देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये और इसमें ये दोनों में ये शो हो रहा है कि हम क्ले को प्रिपेयर कैसे करते हैं. प्रिपेयर करने के बाद में हम मोल्डिंग करते हैं. मोल्डिंग के बाद में हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं. ड्राइंग के बाद में हम बर्निंग करते हैं. बर्निंग का जो जनरली टेम्परेचर लिया जाता है वो 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. ठीक है, यहाँ पे 870 से 1300 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हम जनरली इसे मेंटेन करते हैं. इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी वो होती है पैकेजिंग. एंड पैकेजिंग के बाद में डिलीवरी, जहाँ पे हमें उसे डिलीवर करना है वो प्रोसेस हमारी डिलीवरी होती है, डिलीवरी प्रोसेस होती है. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली जो स्टेप्स है हमारे पास में वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले. प्रिपरेशन ऑफ क्ले में भी कुछ मेथड्स मतलब कुछ प्रोसेस होती है. उन प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं. सबसे पहली प्रोसेस हमारी होती है अनसॉइलिंग, देन डिगिंग, देन क्लीनिंग, देन वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग और लास्ट प्रोसेस जो होती है वो टेम्परिंग होती है. तो अनसॉइलिंग कैसे करते हैं हम उसको वन बाय वन चेक कर देखते हैं. अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग. तो सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास में अनसॉइलिंग. अनसॉइलिंग में हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर डेप्थ का एक हम क्या बनाते हैं 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम जो सॉइल होती है उस सॉइल को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. मतलब जो हमारे पास में जो अपर मोस्ट लेयर जो रहती है 20 सेंटीमीटर तक, उस लेयर को हम जनरली रिमूव कर देते हैं. क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सॉइल होती है ये हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होती, बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती. इसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें आपके पेबल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ठीक है, तो इस जो जनरली 20 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सॉइल होती है इसे हम रिमूव कर देते हैं. और इसके बाद जो सॉइल हम हमारे नीचे होती है अर्थ में, उस सॉइल को जनरली हम ब्रिक के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी होती है अनसॉइलिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में डिगिंग. अब जो 20 सेंटीमीटर डेप्थ के बाद में जो सॉइल हमें मिली है उस सॉइल को हम क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करके हम उसे अर्थ सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं. अब स्प्रेड डिगिंग करते क्यों है, सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डिगिंग करते हैं क्यों. देखो क्या होता है कि जो अनसॉइलिंग करते वक्त जो हम 20 सेंटीमीटर डेप्थ से नीचे की जो सॉइल हम लेते हैं वो सॉइल जनरली क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है. कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होती है कि वो मतलब कि लूज सॉइल नहीं होती, जिसे जो हमें चाहिए होती है. तो लूज सॉइल नहीं होती, कॉम्पैक्ट सॉइल होती है. तो इसे लूज करने के लिए ही हम क्या करते हैं, उस सॉइल को एक अर्थ सरफेस पर, फ्री अर्थ सरफेस पर क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है, लेवल सरफेस पर, और कुछ समय के लिए उसको स्प्रेड करके रखते हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, वो सॉइल आप लूज हो जाती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी होती है डिगिंग. देन क्लीनिंग में क्या होता है कि हमने जो डिगिंग की है, जो सॉइल है, उस सॉइल में भी हमारे पास में कुछ डर्ट या आपके पास में स्टोन्स, पेबल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब ये जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं. तो इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट को यहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये हम क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं. जो स्टोन्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, पेबल्स हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, वहाँ से क्लीन कर देते हैं उस सॉइल से, जिस सॉइल का यूज़ हम ब्रिक मैन्युफैक्चर में करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है बैदरिंग. अब सॉइल जो हमारे पास में क्लीन सॉइल है, इस क्लीन सॉइल को बैदरिंग करना बहुत जरूरी. क्यों, क्योंकि जो क्लीन सॉइल जो हमारे पास में होती है वो सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है. ठीक है, इस मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ से हमें रिमूव करना है. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में क्लीन मतलब कि बिल्कुल फैला देते, मतलब एक स्पीड आउट कर देते हैं. ठीक है, फ्री मतलब का फ्री सरफेस या फ्री अर्थ में. ठीक है, जो कहीं से कवर्ड ना हो, जिससे क्या होती है, जो आपकी सॉइल होती है वो उसमें सॉफ्टनिंग आ जाती है. नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास में होती है वो होती है ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, देखिए हमने ये देखा था कि जब हम ब्रिक बनाते हैं तो उसमें कुछ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स में हमने देखा था उसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, लाइम है, मैग्नीशिया है, आयरन ऑक्साइड्स है. इन सबके एक पर्टिकुलर क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट होना था, एक फिक्स्ड इनका परसेंटेज होता है. ठीक है, तो ये परसेंट जो है, जैसे एल्यूमिना का परसेंट आपके पास में कितना होता था,
20 से 30% होता था, सिलिका का 50 से 60%, 50 to 60% होता था, सिलाइन का 4 to 5%, और जो कंपोनेंट थे उनके एक पर्टिकुलर अमाउंट था, मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज था। तो ये पर्टिकुलर परसेंटेज जो है ये हमने ही फिक्स किया है, ठीक है। इसका ज़्यादा या कम होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम देख चुके हैं। तो ये जो है, मतलब जो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को हम ब्लेंडिंग के थ्रू ही सॉइल में मिक्स करते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि जो हमने सॉइल ली है, जो वेदर्ड सॉइल है हमारे पास में, उस वेदर्ड सॉइल में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर परसेंट में जो हम इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग के बाद में लास्ट प्रोसेस होती है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, वो होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं जनरली हम, कि जो हमारे पास में जो ब्लेंडेड सॉइल, मतलब जो ब्लेंडिंग करने के बाद में जो सॉइल मिलती है, उस सॉइल को हम क्या करते हैं, एक मिल है हमारे पास में, एक पग मिल होती है, उस पग मिल में क्या कर देते हैं, उस सॉइल को हम फिल कर देते हैं। पग मिल का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। ये होता है आपके पास में छोटी सी मिल होती है, छोटी सी मशीन होती है, उसे हम पग मिल कहते हैं। इस पग मिल में आप देखिए क्या है आपके पास में, एक यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट होता है। इस वर्टिकल शाफ्ट में आपके पास में हॉरिजॉन्टल आर्म लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आर्म होता है, इसको हाथ से हम घुमाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपके पास में जो सॉइल है, जो वेदर्ड सॉइल है आपके पास में, इस सॉइल को क्या करता है, ये रोटेट, मतलब ये शाफ्ट यहाँ पर रोटेट होता है। तो इस रोटेट होने से क्या होती है कि जो सॉइल है आपके पास में, उस सॉइल के में एक पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी मेंटेन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपकी टेम्परिंग प्रोसेस होती है, वो टेम्परिंग प्रोसेस सिर्फ इसलिए हम यूज करते हैं कि उस सॉइल में एक पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी हम प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि हम उसको एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में मोल्ड कर सकें। मतलब जो सॉइल है आपके पास में, उसमें एक पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है टेम्परिंग। तो जनरली हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले में जो 6 प्रोसेस देखी, ठीक है। पहली प्रोसेस हमारे पास में क्या थी, सबसे पहली प्रोसेस थी हमारे पास में अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस डिगिंग। डिगिंग के बाद में हमारे पास में क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस थी वेदरिंग, देन ब्लेंडिंग, एंड लास्ट प्रोसेस टेम्परिंग, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गई, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद में हम क्या करते हैं, उस सॉइल को मोल्ड करते हैं। जिस पर्टिकुलर शेप में हमें ब्रिक चाहिए, उसके लिए हम उस सॉइल को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। तो मोल्डिंग कैसे की जाती है, मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, एक मोल्ड का यूज़ करते हैं जो क्यूबोइडल शेप का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अलग अलग शेप के होते हैं, जनरली आप कन्वेंशनल ब्रिक बनाना चाह रहे हो या स्टैंडर्ड ब्रिक बनाना चाह रहे हो, उन दोनों के ब्रिक के साइज अलग अलग होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो उस हिसाब से उसका मोल्ड भी होता है। लेकिन जनरली जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं, वो मोल्ड जो होता है उस पर्टिकुलर ब्रिक, जो ब्रिक हमें बनाना है, उससे 8 से 12% ज़्यादा होता है उसका साइज। मतलब 8 to 12% उसका साइज ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा क्यों रखते, क्वेश्चन ये उठता है कि जो मोल्ड है आपका, उसका साइज आप ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, मतलब उसको एक्स्ट्रा साइज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं, मोल्ड करने के बाद में हम ब्रिक को ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने से क्या होता है कि उसमें ब्रिक में जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, वो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वहाँ से रिड्यूस, मतलब कि वहाँ से क्या एवापोरेट हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जो ब्रिक का साइज है वो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो 8 to 12% मॉइस्चर हम हमारा जो होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो उस ब्रिक से रिड्यूस होता है जनरली, जो प्रैक्टिकली हमने चेक किया देखा है। तो इस वजह से हम मोल्ड का साइज भी उतना ज़्यादा रखते हैं कि फाइनली जो हमें ड्राई करने के बाद में जो ब्रिक हमें मिल रही है, वो ब्रिक हमें एक स्टैंडर्ड साइज में, जो साइज हमें मेंटेन करना है, उस साइज की ब्रिक हमें मिल सके, ठीक है। तो जनरली इसको इस तरीके से किया जाता है मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग के बाद में हमारे पास में सेकेंड प्रोसेस है ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो ड्राइंग होती है। अब मोल्ड कर लिया हमने, मोल्ड करने के बाद में ब्रिक को मोल्ड से निकाल लिया, मोल्ड में ही है हमारे पास में। मोल्ड में रखने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई आप जनरली क्या करते हो, क्यों क्यों करते हो, क्योंकि ड्राई से करने से क्या होता है, उस ब्रिक में हम पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो है, उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमें मिल सके, मतलब उसकी जो पर्टिकुलर हार्डनेस है जो हमें मिल सके। और जनरली ड्राइंग प्रोसेस के बाद में जो ब्रिक की हमें हार्डनेस मिलती है, वो 15 to 25 kg/cm स्क्वायर मिलती है। या इससे अगर हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की बात करें, तो जनरली 1.5 to 2.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ ब्रिक गेन कर लेती है आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग करने के बाद। अब ड्राइंग करते वक्त जब जो हम ड्राइंग करते हैं, जनरली उसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहली प्रोसेस होती है हमारे पास में नेचुरली, सेकंड होती है आर्टिफिशियली। मतलब आप नेचुरली भी कर सकते हैं ड्राई उसको, आर्टिफिशियली भी आप उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही प्रोसेस में जो हम ड्राई करते हैं, तो कब तक करते हैं, जब तक कि उस ब्रिक मटेरियल, उस ब्रिक में, मतलब कि उस ब्रिक में आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अप टू 2% तक रिड्यूस ना हो जाए। मतलब उसमें ड्राई करने के बाद में सिर्फ 2% मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब 2% तक हमको उसका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना होता है ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये होती है आपकी ड्राइंग प्रोसेस।
ड्राइंग प्रोसेस के बाद में जो फाइनल प्रोसेस होती है प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की, वो होती है आपकी बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ब्रिक को हम बर्न करते हैं। बर्न करने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो डिजायर मतलब स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। जनरली जो ब्रिक को आप 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस पर आप बर्न करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले जो डायग्राम दिखाया था उसमें भी बताया था। अब क्वेश्चन ये है कि इतने ही टेम्परेचर पर इसको बर्न क्यों करते हैं, इससे कम पर या ज़्यादा पर क्यों नहीं करते हैं। क्या है कि जो ये टेम्परेचर होता है 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर क्या होता है हमारे पास में जो कंपोनेंट है ब्रिक के, एल्यूमिना और सिलिका, ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और इनके फ्यूज़ होने से ही हमारे पास में जो स्ट्रेंथ है ब्रिक की वो हमें मिलती है। इस वजह से हमको इस ब्रिक को 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस पर हमें उसको बर्निंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि जो सिलिका है, सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली आपका 1730 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 1730 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन मोल्डिंग, देन ड्राइंग एंड लास्ट इज बर्निंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख ली ब्रिक की। अब हम क्वालिटी ऑफ ब्रिक की अगर बात करें, मतलब कि जो गुड ब्रिक होती है, अच्छी ब्रिक होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास में ब्रिक में, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास में क्वालिटी होती है वो होती है जो ब्रिक आप बना रहे हो वो टेबल मोल्डेड होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब आप ब्रिक बनाते हो, बर्निंग करते हो, तो बर्निंग में आप मोल्डिंग करते हो, तो आप मोल्डिंग उसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप उसको आर्टिफिशियली कर सकते हो और दूसरा आप उसको मैकेनिकली कर सकते हो। नेचुरली कर, और दूसरा मैकेनिकल, मतलब नेचुरली और दूसरा मैकेनिकली कर सकते हो। नेचुरली में आप जनरली उसको दो प्रोसेस में आप कर सकते हो, मतलब दो मेथड होती है, एक होती है टेबल मोल्डेड और दूसरी होती है ग्राउंड मोल्डेड। ग्राउंड मोल्डेड जो ब्रिक होती है वो उसका अगर हम टेबल मोल्डेड ब्रिक से कंपेयर करें तो टेबल मोल्डेड ब्रिक जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो जनरली जो ब्रिक होती है, अच्छी ब्रिक है हमारे पास में, वो ब्रिक हमारे पास में टेबल मोल्डेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिक शुड बी इन यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, मतलब जो ब्रिक आप बना रहे हो वो उसका शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज की होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास गुड ब्रिक शुड फ्री फ्रॉम पॉइंट्स, मतलब ब्रिक के सरफेस पर कोई पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट पजेस, मतलब ब्रिक शुड नॉट पजेस स्टैंड ऑन द सरफेस, मतलब कि जो सरफेस है ब्रिक का उसके सरफेस पर स्टैंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, वैन स्टक विद ईच अदर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब जब दो ब्रिक को हम अगर एक दूसरे से स्टक करेंगे तो स्टक करने के बाद में हमें जनरली रिंगिंग मेटेलिक साउंड मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छे ब्रिक में, अच्छे ब्रिक की क्वालिटी होती है कि जब दो ब्रिक को स्टक करते हैं तो उससे हमें एक रिंगिंग मेटेलिक साउंड मिलता है ना। नेक्स्ट है इंडेंट नो इंडेंटेशन मार्क ओवर इट्स सरफेस व्हेन स्क्रैच्ड विथ फिंगर नेल, अगर हम अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है हमारे पास में, अगर उसको फिंगर नेल से हम स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करने के बाद में उस पर कोई मार्क नहीं आना चाहिए। मतलब जो ब्रिक है आपके पास में अगर उसमें कोई मार्क आता है, ठीक है, तो वो मार्क जो मतलब मार्क आ गया, मतलब वो ब्रिक आपके पास में अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है वो, तो उसमें मार्क नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है गुड ब्रिक की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक मैंने यहाँ पर किया है वो जनरली दो मेथड से, मतलब दो मेथड नहीं कहूँगा, इसमें दो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किया है। ठीक है, जो ब्रिक में हम करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, जिस भी ब्रिक का हमें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है, मतलब उसमें देखना है कितना वो ब्रिक वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ब्रिक को लेते हैं और नॉर्मल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं, तो उस ब्रिक को हम क्या करते हैं 24 आवर्स के लिए वाटर में उसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज कर देते हैं, उसके बाद में हम 24 आवर्स के बाद में हम उस ब्रिक को निकालते हैं और उसका वेट नोट करते हैं, और फाइनल जो इनिशियल वेट था उससे उसको क्या कर देते हैं, उसकी हेल्प से उसका परसेंटेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उससे जनरली हमें क्या मिल जाता है, कितना वाटर उस ब्रिक ने एब्जॉर्ब किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रिक को क्लासीफाई करें तो हमारे पास में 3 टाइप की ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक। अगर जो ब्रिक हमने यूज़ की है टेस्टिंग के लिए, वो ब्रिक अगर 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो वो ब्रिक हमारे पास में फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी। अगर वो 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है तो वो सेकंड क्लास ब्रिक होगी, और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% वाटर एब्जॉर्प्शन
से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो लिमिट है 25% होती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स हमारे पास है, जिसको हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के की हेल्प से क्लासीफाई किया है। दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जनरली हम इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या अगर हम इसे के जी में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें तो 105 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ उससे कम नहीं होनी चाहिए जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है आपकी। सेकंड क्लास ब्रिक की अगर बात करें तो वो इसमें सॉरी मिस्टेक है, ये 7.5 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड क्लास ब्रिक है आपकी, ये है आपके पास में 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड क्लास जो ब्रिक होती है आपके पास में उसकी स्ट्रेंथ, ये दोनों में ही करेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी हो गया यहाँ से। इसकी जो स्ट्रेंथ है आपके पास में 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। जैसे ये जो है आपकी स्ट्रेंथ, ये आपकी जो ये है ये 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ आपकी 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम, ये एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो एक सिंपल सी बात आपको बता दूं मैं कि ये तो स्ट्रेंथ थी आपकी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन कोई भी अगर हम किसी भी ब्रिक की बात करें तो उसकी ब्रिक की जो स्ट्रेंथ, जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जो आपने ब्रिक बनाया है उसकी स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी ये लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन कोई भी ब्रिक की अगर बात करें तो उसके लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 35 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको बता दूं मैं। तो जो ब्रिक है आपके पास में उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि मैं आप जस्ट अभी आपको बताया 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या 35 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर ब्रिक की बात करें तो उसका जो साइज़ होता है वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल ब्रिक की अगर हम बात करें तो उसका साइज़ जो हमारे पास है वो 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं, मतलब इतना होता है, सॉरी। मतलब जो कन्वेंशनल साइज है उसका जो कन्वेंशनल ब्रिक है उसका जो साइज़ है वो हमारे पास में 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जनरली जो एक ब्रिक है, मतलब अगर हम एक ब्रिक की बात करें तो उसका जो वेट होता है हमारे पास वो 3 to 3.5 केजी होता है। जनरली ये वेरी करता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स नहीं है। अगर हम ब्रिक की बात करें तो ये 3 से 3.5 केजी के बीच में होता है एक ब्रिक की अगर बात करें तो। और अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक की बात करें तो उसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्स 1800 केजी होता है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मतलब एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो जनरली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होती है हमारे पास में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जो मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक, मतलब अच्छी ब्रिक की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हमने स्टडी की। नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक जो हमने किया है वो जनरली वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के रिस्पेक्ट में किया है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, मतलब ब्रिक की क्लास के रिस्पेक्ट में हमने उसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और ब्रिक के लिए, मतलब ब्रिक के हमने जनरली स्ट्रेंथ की बात करें, मिनिमम स्ट्रेंथ या उसका साइज़ की बात करें, उसका वेट की हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। 1 सेकेंड।